देखिए यार, आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 421। ओके, देखिए यार, कहा एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करेगा। अच्छा, 1/4 भाग 9 दिन में करेगा। 1/4 भाग 9 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में? 36 दिन में। कहा बी 2/3 भाग 18 दिन में, तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? 2 से 14 दूना 28, 3 से 14 3 42 दिन में। ठीक है ना। अब यार टोटल वर्क 36 और 42 का एलसीएम हो जाएगा। ओके, ये देखिए तो जरा 6 छक 36 है और ये 6 सते 42 है। 42 क्या होता है सर? 42 होता है 6 गुना 7 और 36 होता है 6 गुना 6, यानी एक ठो और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ना। तो 42 है छक 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, टोटल वर्क हो जाएगा 252। तो 36 सते 252 और 42 है छक 252। सवाल का ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो सर दोनों मिलकर 252 काम कितने दिनों में? दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम। तो 252 काम कितने दिन में? 252/13। देखिए कहा ए बी सी समानांतर श्रेणी में है। ए बी और सी एपी में है। तो एपी में सर आप सबको पता है कि सर डिफरेंस हर टर्म के बीच का क्या होता है? सेम होता है। यही तो खास चीज है एपी का कि दो लगातार यानी हर लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी एपी का सीरीज बनेगा। जैसे आपको बोले कि सर A1, A2, A3 और ये A4, ये चारों नंबर एपी में है। अगर ये चारों नंबर एपी में है तो इनके बीच का हर नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। सीरीज सपोज बढ़ते क्रम में है तो A2 माइनस A1 निकालिएगा। इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस कितना? तो A2 माइनस A1। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना? तो A3 माइनस A2। और इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना? तो A4 माइनस A3। और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, आप सबको पता ही है। तो जरा देखिए, आप बताइए, सवाल में कहा सर ये तीनों नंबर एपी में है। एपी में है यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सर बी माइनस यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, अगेन थर्ड माइनस सेकंड, सी माइनस बी, और ये डिफरेंस सेम होगा। सर माइनस बी इधर आके प्लस बी 2b, माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी, ऑप्शन। देखिए कहा एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के यानी कि डोरी स्ट्रेट है, टाइट है, 102 मीटर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे प्यारे भाई, पृथ्वी का सतह है। और एक कहा ये पतंग का डोरी है, ठीक है, जिसका लंबाई दिया है 102 मीटर। आगे कहा डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि tan अल्फा 15/8 है। सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल दिया है, कहा tan अल्फा दिया है 15/8। तो सवाल पूछा है कि पतंग का ऊंचाई क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, ये पूछा है। आप बताइए, tan होता है P/B। P ए एंगल अगर लेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा 15 यूनिट। P/B, B है कितना? 8 यूनिट। तो 8 15 और ये हो जाएगा कितना? 17। कर्ण दिया 102 यानी 17 यूनिट 102, तो 1 यूनिट बराबर 6 गुना ना 17 छक 102 होगा। तो कहा पतंग की ऊंचाई यानी 15 यूनिट का वैल्यू 17 छक 102, तो 15 छक कितना हो जाएगा? 90, ऑप्शन बी। देखिए कहा 4 अंकों की संख्या है 48 AB। कहा ये नंबर जो है 2, 5 और 7 से विभाजित है। 2, 5, 7 से अगर विभाजित है यार तो इसके मल्टीपल से भी कटेगा, यानी 2 5 10 और 7 कितना हो जाएगा? 70। यानी ये संख्या अगर 2, 5 और 7 से कट रहा है, यानी कि 2, 5 और 7 का मल्टीपल 70 से भी कटेगा। मानते हैं ना बात? अब यार अगर ये 70 से कट रहा है तो आप ऐसा नंबर 70 का मल्टीपल देखिए तो जो 48 के आसपास का हो तो आपके दिमाग में आएगा सर 7 49, यानी 4900 जो नंबर है, ये जो 4900 है ये 70 से पूरा कटेगा। पर अपना नंबर तो 48 से शुरू होना चाहिए, तो इसमें से 70 घटाएंगे। 70 अगर घटा देंगे तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा कितना? 4830।
और यही तो अपना है 48AB, यानी A का वैल्यू 3 हो जाएगा और B का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर A और B का मान ले लेते हैं 9, मैक्सिमम वैल्यू A और B दोनों का मान ले लेते हैं 9, मैक्सिमम 9 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक अंकों का एक डिजिट का ये संख्या है, B भी एक डिजिट है, तो एक डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, तो 9 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4899। अब इसको 70 से डिवाइड करिएगा तो सर 7 छक 42, 420, 7 नमः 63, 630। अच्छा, शेष अगर 69 बच गया, 70 से इस संख्या को डिवाइड करने पर शेष 69 बचा, यानी शेष को अगर इसमें से घटाइएगा जो परिणाम आएगा वो 70 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सर अगर इसमें से 69 को घटाइएगा, 69 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 4830 आ जाएगा। और यही तो है 48AB, यानी A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 0, B का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। सर पूछा है AQ माइनस BQ, AQ यानी कि 3 का क्यू 27, BQ यानी 0 का क्यू 0, तो 27 में से 0 गया कितना 0, ऑप्शन डी। कुछ बच्चा इस सवाल को ऐसे भी सोच सकता है कि सर जी देखिए ये नंबर जो है अपना, ये नंबर 70 से पूरा पूरा कट रहा है, अगर ये 70 से कट रहा है, 70 से ये कट रहा है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि B का वैल्यू 0 होना चाहिए। और अगर B 0 है तो आप यहां बताइए B पता करके A रहने देंगे तो भी काम चल जाएगा। B 0 हो गया, सर बच गया AQ, यानी अपना आंसर वही होगा जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और ऑप्शन में एक ही तो परफेक्ट पूर्ण घन संख्या है, कौन सा 27। पर ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। देखिए ये सवाल भी अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अच्छा, इस पूरे टर्म को A मान लेते हैं, ठीक है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, तो सर ये है AQ प्लस BQ प्लस CQ है। एक चीज आप सबको पता होगा कि सर अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 3ABC होता है। तो सर जहां भी 3 बार क्यूब दिख जाए ना, AQ BQ CQ कहीं भी दिख जाए तो आप पहले ये चेक करिएगा सर क्या A प्लस B प्लस C 0 हो रहा है क्या। तो देखें तो ये AQ है, ये BQ, ये CQ, तो सर A प्लस B प्लस C 0 है, 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का कटेगा, 49 प्लस का माइनस का 9 प्लस का माइनस का कट जाएगा, यानी इन सब का योग 0 हो गया, यानी कि सर AQ प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा 3A। अच्छा एक बात बताइए, A कहने का मतलब ये है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो A यानी 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इंटू यह 3y स्क्वायर, ये 7z स्क्वायर है, तो 3y अब प्लस 7z इंटू 3y माइनस 7z। आगे आप लोग जरा सोचिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 7z का स्क्वायर 2x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7z प्लस 2x इंटू 7z माइनस 2x। और आपको ये लिखना नहीं है, आपको तो डायरेक्ट विजुअलाइज करना है, सवाल को देखेंगे और आंसर आप जैसे कि यहाँ पे लग गया कि सर 2x माइनस 3y, सर ये 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, माइनस वाला कट जाएगा तो 2x प्लस 3y वाला बच जाएगा। तो यही वाला एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम बना दे रहे हैं। नीचे देखिए तो फिर अगेन इस पूरे को A मान लिए, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ है, तो A प्लस B प्लस C 0 हो रहा है क्या, देख लीजिए, तो सर माइनस 3y प्लस कटेगा 2x माइनस का प्लस का कटेगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा 3x बाय 3 से 3 ये कट गया, बच गया कितना यही, ओके ना। तो इतना तो लिख के हम समझा दिए, लेकिन आप डायरेक्ट थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ना यार आप, कि सर यहाँ पे तो सर ये हो जाएगा 3ABC
ए कहने का मतलब सर 2x स्क्वायर माइनस 3/² तो 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 नीचे माइनस 2x माइनस 3 है, माइनस वाला कट जाएगा तो बच जाएगा प्लस प्लस, आंसर हो जाएगा बी। बस इतना करना है आपको। देखिए जरा, का एक व्यक्ति एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी है और कहा 12.5% लाभ पर बेच दिया। अच्छा 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, लाभ और हानि क्रयमूल्य पर होता है ना, यानी क्रयमूल्य 8 है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा ना सर 96 में खरीदी है, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू दिया है 96, पूछा है विक्रयमूल्य यानी कितना का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 8 यूनिट 96 तो 1 यूनिट बराबर इतना, 9 यूनिट बराबर कितना, 9 से गुना 12 8 96, 12 नमा 108 हो जाएगा। आसान सा सवाल था सर, है ना। देखिए, का छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिला और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। ये ए का अंक जो है कंपेयर किया ए और बी में कि सर ए को बी से 25 अंक ज्यादा मिला है और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। तो सर दोनों के अंकों का योग अगर 100 है, परसेंट में 100 मान लिए, तो ए का अंक 60% यानी 60 हो जाएगा। ए प्लस बी 100 है, ए 60 है तो बी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर नहीं। का ए को बी से 25 अंक ज्यादा मिला है, ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, तो आप बोलेंगे सर 20 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना 20 यूनिट ज्यादा मिला है, पर एक्चुअल में कितना 25, तो सर 1 यूनिट बराबर कितना 25/20 यानी 5/4। सवाल कहा कि ए और बी द्वारा अलग अलग क्रम से कितने अंक प्राप्त किए गए, तो देखिए तो ए का अंक है 60 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5/4 तो 60 यूनिट बराबर गुना करेंगे तो 15 चौक 60, 15 पचे 75, बी का अंक 40 यूनिट, 10 पचे 50, 75 और 50, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आसान सा है, सिंप्लीफाई करना है यार। ये 31 26 डिवाइड है तो बट्टा में आ जाएगा ये 4, अब गुना कितना 500। पहले ऑफ का कैलकुलेशन होता है सर, पहले ऑफ का, तो 4 गुना 500, ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, ऑफ मतलब गुना होता है, तो 4 गुना 521 और डिवाइड है तो बट्टा में आ जाएगा प्लस 5 तिया 15। ए भाई हट ना यार, 5 तिया 15, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 2 4 से तो कटेगा नहीं सर, 2 से काट दें, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 1, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिया 6, ऐसे डायरेक्ट 3 बार में कट गया। वाह, 3/2 यानी कि 1.5 प्लस 15 यानी 16.5, ऑप्शन बी। देखिए का एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 है, इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। एक बड़ा गोला है जिसको पिघलाकर 8 छोटे छोटे गोले बनाए हैं, का सभी 8 छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा, ये पूछा है। पता है एक बात, बड़ा गोला को पिघलाकर 8 छोटे छोटे गोले बनाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाले 8 गोले का जो आयतन होगा बड़ा गोला के आयतन के बराबर होगा। तो सर बड़ा वाला गोला का रेडियस 14 है तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4π/3 r³ यानी कि 14 गुना 14 गुना 14। अच्छा, बनने वाले एक छोटे गोले का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4π/3 r³। एक छोटा गोला का आयतन इतना, तो 8 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आयतन बराबर हो जाएगा 4π/3 से 4π/3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये 2 सत्ते 14, तो r³ बराबर 7 का क्यू है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, तो रेडियस सर आ गया 7, रेडियस 7 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, 8 गोले का संपूर्ण पृष्ठ एरिया। अच्छा गोले का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होता है, 4πr²। तो सर एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ एरिया इतना, और है क्या गोला 8 गोला, तो 8 का कितना 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 7 सत्ते 49, अब 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 का 6, 6 8 48 का 8, इकाई स्थान पर 8 तीनों जगह है, तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा यार इसको। 22 चौक 88, 8 सत्ते 56 है ना, तो ये करिएगा 5 8 40,
पनी 8 40 4 44। ओके, और 6 से करेंगे 6 8 48, 6 8 48, 48 4 52। तो ये हो जाएगा 8 2 5 4 9 4 49 28, 49 28 ऑप्शन बी। ये पता है मल्टीप्लाई कैसे किए हैं? ये मल्टीप्लाई ऐसे किया, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर ऐसा कैसे कर दिया, आप बचपन से सीखे हैं, एक डिजिट छोड़कर लिखते हैं, आप तो ऐसे लिख दिए यार। तो यहाँ पे इसको ऐसे किए हैं, 88 इंटू है तो 50 आप प्लस 6 लिख सकते हैं ना, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 6 से कर लिए ऐसे। देखिए कहा सर इसका मान निकालना है। अच्छा एक बात बताइए सीधे इसको देखिए, तो एक इक्वेशन दिया है और वेरिएबल कैगो है, 2 वेरिएबल है। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है सर, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का आप एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। यहाँ तो इक्वेशन एगो वेरिएबल 2 को दे दिया, एगो फालतू दिया, तो फालतू वाला को जो दिल करे वो मान लीजिए। जीरो से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, जीरो मान लेते हैं। बाई का वैल्यू 0 मान लिए तो x कितना 1, तो सर बाई 0 खत्म, x क्यू यानी 1 का क्यू कितना हुआ। देखिए कहा विनय तथा महेश, विनय तथा महेश जी जो हैं पढ़ाते पढ़ाते अब मक्खी मारना पड़ रहा है। देखें यार कहा विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर के दूरी पर है, यानी कि दोनों आदमी के बीच का फासला दिया 250 का। वे क्रमशः 36 और 54 के चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे? एक दूसरे से मिलने में लगा समय होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी है 250 मीटर बट्टा में चाल। एक दूसरे की ओर कहने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा। 36 और 54, 36 और 54 कितना हो जाएगा? 90। 36 और 54 90 मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से गुना, 18 5 90, 5 5 25 से काटिए 10 बार में, यानी 10 सेकंड। कितना आसान सा सवाल है यार ये सब। का ए अकेले काम को 14 दिन में कर देगा? ए अकेले अगर करे तो 14 दिन में कर देगा। अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कहा कि सर बी अकेले कर दे तो काम कर देगा कितने दिन? क्या हो गया? बी अकेले करे तो काम कर देगा कितने दिन में? 28 दिन में। आगे का सी अकेले 56 दिन में। सर ये 56 है, 56 होता है 14 चौक 56, तो 14 तो है ही, 28 दूना 56, तो 56 ही टोटल वर्क हो जाएगा। 14 चौक 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56। तीनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब एक चीज बताइए, सवाल जैसे जैसे बोला बस पढ़ते जाइए। कहा कि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तथा इस काम को पूरा करते हैं। बी अंतिम 2 दिन काम नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मेरे प्यारे भाई कहा क्या कि ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया है। ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया। अब कहा आखिरी के 2 दिन जो है बी ने काम नहीं किया, आखिरी 2 दिन बी काम नहीं किया, और आखिरी से 3 दिन ए काम नहीं किया, आखिरी से 3 दिन ए काम नहीं किया, तो यहां बच गया कै दिन? 1 दिन, ठीक है ना। तो आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, आखिरी से 2 दिन पहले बी चला गया और आखिरी से 3 दिन पहले ए चला गया, यानी यहां तक जो है ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम किया है। उसके बाद यहां पर ए चला गया तो बच गया बी और सी। अब इसके आखिरी से 2 दिन पहले बी भी चला गया, तो बी चल गया तो आखिरी के 2 दिन अकेले काम कौन किया होगा? सी किया होगा। बस इसी को लिखना था, काम हो गया। एक बार और इसको समझ लीजिए यार। कहा सर ए बी एंड सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, ए बी एंड सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, और आखिरी के 2 दिन पहले अंतिम से 2 दिन पहले जो है बी चला गया। 2 दिन पहले बी चला गया सर, बी चला गया, और अंतिम से 3 दिन पहले ए चला गया। यहां से ए चला गया 3 दिन पहले, तो यहां तक एक ही दिन हुआ ना। तो आप बताइए ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया था, आखिरी से 3 दिन पहले अगर ए यहां चला गया तो ए के जाने के बाद बच गया होगा बी और सी।
उसके बाद आखिरी से 2 दिन पहले बी भी चला गया तो बच गया होगा अकेले कौन, सी। बस काम खत्म हो गया। आखिरी के 2 दिन में सी अकेले कितना, सी एक दिन में एक काम, तो 2 दिन में क्या काम कर देगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 काम किया है सी। अच्छा, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम, तो यहाँ एक ही दिन काम किया है तो कितना काम कर दिया है, 2 काम। तो 2 और 2 4 काम हो गया। तो बताइए 56 में से 4 हो गया तो बचा क्या काम, 51 काम, जो तीनों मिलकर किया होगा। तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम, तो 51 काम कै दिन में, 51 बट्टा 7 दिन में। का सारा काम कितने दिन में होगा, तो सर शुरू में ए बी सी तीनों मिलकर किया 51 बट्टा 7 दिन, और ये वाला 3 दिन कहाँ गया, 3 दिन और जोड़ दीजिए तो 7 या 21 51 72 बट्टा 7। ऑप्शन डी। का त्रिभुज पी क्यू आर की 2 माध्यिका, त्रिभुज है पी क्यू आर, कि 2 माध्यिका क्यूटी और आर एस जी बिंदु पर समकोण पर एक दूसरे को काटती है। क्यूटी और आर एस, ये है क्यूटी और ये है आर एस, ये दोनों मीडियन एक दूसरे को समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आगे कहा क्यूटी बराबर 18। एक बात बताइए, क्यूटी 18 दिया है और आर एस का मान दिया है कितना, 27, और आपसे पूछा है क्यूएस का लंबाई क्या होगा। क्यूएस यानी ये वाला पूछा है, ओके ना। एक बात बताइए, आप सबको पता है कि सर ये मीडियन है, और अगर ये मीडियन है, ये मीडियन है, दोनों मीडियन का ये जो कटान बिंदु है ये केंद्रक कहलाएगा, और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये वाला 2 तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 3, और टोटल क्यूटी है कितना 18। 3 बराबर 18 तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा सर 12। अच्छा, 2 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 बराबर हो जाएगा सर जी कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 1, 2 और 1 कितना 3, टोटल 3 बराबर दिया है 27, तो 1 बराबर 9, तो 2 बराबर 9 दूना 18, इसका आधा कितना हो जाएगा 9। आप बताइए क्यूएस निकालना है, तो सर एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है तो ये 90 डिग्री है, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो ये 9 मालूम 12 मालूम, तो 9 12 ये कितना हो जाएगा 15। और अगर नहीं समझ पाए तो आप कर्ण बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर जी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस तधार स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 225 का वर्गमूल कितना 15। क्लियर। बस ध्यान ये रखना है कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो 90 के सामने ये कर्ण है। ठीक है। देखिए का एक संख्या को 15 से डिवाइड करने पर शेष 12 बचता है। 15 से डिवाइड किए तो शेष 12 बचा। दूसरी संख्या को 5 से डिवाइड किए तो शेष 2 बचा। पहली संख्या को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, दूसरी संख्या को 12, दूसरी को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। का उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। सर संख्या के योग को 5 से डिवाइड करना है तो जो चेंज नंबर में बोल रहा है वही चेंज शेषफल में कीजिए। संख्या का योग बोला तो शेषफल का योग करिए। 12 2 14 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना 4। देखिए का अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। अच्छा, अम्ल और पानी का घोल है, अम्ल और वाटर का घोल है। 20% अम्ल है तो 80% वाटर, 20% अम्ल तो 80% वाटर, 20 और 80 रेशियो हो जाएगा 1:4। आगे कहा जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया, 10 लीटर वाटर मिला दिए तो अम्ल का प्रतिशत 15। अच्छा 15 तो ये 85, 15 और 85 हो जाएगा तो 5 दिया 15, 5 से 17 बचे 85। कहा कि घोल की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगा। यार एक चीज आप लोग बताइए, अगर आप वाटर मिलाए हैं तो अम्ल का क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए। यार सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 3 से गुना कर देंगे इस रेशियो में तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 12। ठीक है। वाटर 12 था, 17 हो गया, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में मिला है कितना 10, तो 5 यूनिट 10, 1 यूनिट बराबर 2। का टोटल क्वांटिटी प्रारंभ में अम्ल 3 वाटर 12 तो टोटल क्वांटिटी 15, 1 यूनिट बराबर 2 तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30। देखिए का एक क्लास के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। 7 बच्चे का औसत जैसे जैसे बोला लिखिए, एवरेज दिया है 28, तो 7 बच्चा का एवरेज 28 है तो 7 बच्चा का टोटल हो जाएगा 7 गुना 28 196।
आगे कहा प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 है, पहले 3 बच्चे का औसत 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90। आगे कहा कि सर चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 कम है, चौथा का एज 5वां से कम है, चौथा का एज कम है किससे 5वां से, कितना कम है सर 4, तो ज्यादा में से कम को घटाए 4 आ गया। का अंतिम 2 छात्र की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। कहा थोड़ा इसको ध्यान से, कहा अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों के औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। कहा कि आखिरी के 2 बच्चे जो है ना, इनका एज समान है और इनका जो एवरेज है पहले 3 बच्चा के औसत से 5 साल ज्यादा। तो सर आखिरी के जो 2 बच्चा है, आखिरी का जो 2 बच्चा है ना सर, कहा इसका जो औसत है शुरू वाले 3 बच्चा के औसत से 5 ज्यादा, तो 30 से 5 ज्यादा कितना 35, दूना 70 हो गया। सर आप बताइए ये 3 और 2 क्या बच्चा हो गया, 5 बच्चा का टोटल एज कितना हो गया, तो 160। आप बताइए सर 7 बच्चा के टोटल एज में से अगर 5 बच्चा का टोटल एज घटा दीजिएगा तो बच जाएगा अपने पास 2 बच्चा का टोटल एज कितना 36, और ये कौन 2 बच्चा होगा, चौथा और 5वां होगा। ऐसे लिखना नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए। जैसे ये पहला 3 बच्चा है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, पहले 3 बच्चा का ये है सर, ये आखिरी के 2 बच्चा, 7 बच्चा में से आखिरी का 2 यानी कि छठा और 7वां का है ना। तो 7 बच्चा के टोटल एज में से पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां को घटा देंगे तो चौथा और 5वां का टोटल एज बच जाएगा। आप बोलेंगे सर बच जाएगा, तो 5वां और चौथा का टोटल एज इतना, तो औसत एज कितना 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ गया 18। इसका कोई यूज नहीं था, सुपरफ्लुअस है, कोई जरूरत नहीं है उसका। देखिए का एक टैंक का 50% 4 घंटे में, 50% यानी आधा, 50% यानी आधा 4 घंटे में, तो पूरा 8 घंटे में। का बी 12 घंटे में भर सकता है, बी क्या घंटा में 12 घंटे में, तो टंकी का कैपेसिटी क्या होगा 24, 8 तिया 12 दूना। अब सवाल कहा कि बताइए 3 यदि दोनों पाइपों को एक ही समय खोला जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। जब दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटा में क्या लीटर 5 लीटर, तो 24 लीटर क्या घंटा में, दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 यानी 4 से 4/5 घंटा। कहने का मतलब 4 घंटा, 4/5 आवर को मिनट में लाएंगे 60 से गुना, 12 × 5 = 12 चौक 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन बी। ओके चलिए, का एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगा 3x। आगे का आयताकार भूखंड का एरिया 2700 वर्ग मीटर, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और दिया है कितना 2700, 3 से काटिएगा 900। अच्छा x गुना x² बराबर 900, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, x 30 है, तो सवाल का आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई यानी x ही तो पूछा है, 30 हो जाएगा, है ना। का AD एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ABC एक छेदक रेखा है, ये जैसे वृत्त है सर। का AD एक स्पर्श रेखा है, ये AD, AD एक स्पर्श रेखा है। बहुत लफड़ा है यार। AD क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ओके, ये A है और ये D है, और कहा सर ABC एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा यानी कि वृत्त को काटते हुए जा रही है, तो ABC एक छेदक का है, ऐसे हो रहा है ओ भाई, ABC एक छेदक रेखा है। आगे कहा सर AB 8 सेंटीमीटर, AB 8 है, BC 10 है, ये वाला 10 है, तो कहा कि AD का लंबाई। तो देखें यार ये प्रॉपर्टी आप सबको जुबान पे होगा कि सर कोई जीवा और स्पर्श रेखा एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, तो जीवा का बड़का यानी ये वाला और छोटका यानी ये वाला, जीवा का बड़का ये 10 है, ये 8 है, तो पूरा बड़का कितना हो जाएगा 18, तो जीवा का बड़का 18, छोटका 8 बराबर होता है टेंजेंट का स्क्वायर।
जब जीवा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जीवा और स्पर्श रेखा एक दूसरे को बाह्य बिंदु ए पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये जीवा सीबी जो है, बीसी जो है जीवा, ये बीसी जीवा जो है, और एडी टेंजेंट जो है एक दूसरे को बाह्य बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो जीवा का बड़का गुना छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर होगा। अच्छा 18 गुना 8 कितना हो जाएगा? 144 बराबर एडी स्क्वायर। तो एडी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन डी। देखिए का एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 18,000 है, अंकित मूल्य 18,000 है। कहा दुकानदार 40% डिस्काउंट देता है तो बेच रहा है कितना में? 60% में। कहा कि 10% लाभ होता है। अच्छा ये 60% में बेचा तो ये विक्रय मूल्य है, 18,000 अंकित था, 40% डिस्काउंट दिया तो बेच रहा है 60% में, यानी इतना में बेचा, 10% लाभ हुआ। सर विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। हो गया 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 छक 78 से 108 पर क्या 0 लगा दीजिए? 3 0। 11 से डिवाइड करिएगा तो 11 नमा 99, 99 और 9, 9 आ गया 9, ठीक है। 90 हो जाएगा तो 11 8 88, 98 समथिंग है कहीं, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, इतना से काम चल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना है सर, तो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, ए प्लस बी अगर निकाल देंगे यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना ऐड करिएगा तो सर होता है, आप सबको पता होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ओके ना? तो सर अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14, अब बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4, 2 दूना 4, 2 7 14, तो ए प्लस बी का वैल्यू 7 आ गया। ए बी कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ए गुना बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा सर कितना? 1 आ जाएगा। यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें प्लस 2ab है ना, हमको चाहिए माइनस ए बी, ये प्लस 2ab है, माइनस ए बी चाहिए तो 3ab घटा देंगे। सर a प्लस बी का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस ए बी 1 है तो 3 1 कम 3, 49 में से 3 गया कितना? 46। ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान सा सवाल था। देखिए इसको सर यहां पे देखें तो वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसका मतलब है सर कि इसको तो खोलना पड़ेगा, फॉर्मूला को ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x, अब बराबर में कितना है? 16। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, कहाँ चढ़ जा रहे हैं यार? अच्छा 2x प्लस 4x कितना? 6x, 4 और 1 5 उधर जाके घट जाएगा 11। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। सर यहाँ 2 है वहाँ 4 है, यानी कि इसको अगर 2 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 छक 24 से, सॉरी 2 से न किए हैं, 2 से किए हैं तो ये 12x प्लस 11 दूना 22 हो गया सर। इसका वैल्यू आ गया इतना का 22, अब प्लस ये है 30, तो 22 और 30 कितना? 52, ठीक है। देखिए कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो गई। अच्छा कोई धनराशि दोगुनी हो गई, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा? एक जैसे हम बोले कि कोई धनराशि है जो 5 गुनी हो गई, कोई धनराशि 5 गुनी हो गई, यानी कि धनराशि 1 है तो हो गई कहने का मतलब अमाउंट 5, तो 1 था हो गया 5, यानी कि ब्याज मिलेगा कितने का? तो आप बोलेंगे सर 4 का। हम बोले सर कोई धनराशि 8 गुनी हो गई, तो 1 था हो गया 8, यानी कि ब्याज कितने का मिलेगा? सर 8 में से 1 गया, कितने का ब्याज मिलेगा? 7 का। अब हम आपसे बोले कोई धनराशि 4 गुनी हो गई तो ब्याज कितना? 3 का, यानी कि जय गुना बोलेगा उससे 1 कम ब्याज मिलेगा, है ना। तो यहां बताइए तो कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो गई। अच्छा 2 गुनी हो गई यानी ब्याज कितना मिला होगा? 1 का। 1 का ब्याज कै साल में मिला है? 4 साल में।
सवाल कहा कि बताइए होगा कितने समय में 7 गुनी। अच्छा 7 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना मिलेगा 6 का। 1 का ब्याज मिला 4 साल में, तो 6 का ब्याज 4 छक 24 साल में। देखिए का एक प्रिज्म के का आधार एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब एक प्रिज्म है जिसका आधार समलंब चतुर्भुज है, का जिसकी समानांतर भुजा 11 और 15 सेंटीमीटर। अच्छा समलंब के बारे में तो आप सबको पता है, ये जैसे समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ए है और ये बी है, और ये पैरेलल साइड के बीच का दूरी है जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, हाइट है। ये पैरेलल साइड दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिनोट मतलब नापते हैं, तो ये हाइट हो गया इसका। तो समलंब का एरिया क्या होता है, हाफ गुना समानांतर भुजा का योग और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो कहा एक प्रिज्म में जिसका आधार समलंब है, कहा समानांतर भुजा जो है 11 और 15 है, समानांतर भुजा 11 15 है और उनके बीच का दूरी 9 है। यदि प्रिज्म का वॉल्यूम इतना है तो प्रिज्म का ऊंचाई। सर प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया इनटू हाइट। तो आप बताइए आधार समलंब चतुर्भुज क्या आकार का है, तो आधार का एरिया क्या होगा, हाफ गुना समानांतर भुजा का योग 11 15 26 इंटू हाइट। ये तो समलंब का एरिया आ गया इंटू ऊंचाई, और आयतन दिया है कितना 1614.6 यही दिया है। अब इसको थोड़ा सा मेन यहाँ पे कैलकुलेशन काम करना, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए। 2 से 13 दूना 26, 13 नामा 17 से यूनिट डिजिट 7, ये बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ना 117। तो आप देखिए कि सर 7 में कितना से गुना करे कि इकाई अंक 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 7 8 56, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इकाई अंक आएगा यहाँ पे 6। तो इकाई अंक 8 कहाँ है, किस ऑप्शन में इकाई अंक 8 है, ऑप्शन डी। आसान, थोड़ा सा बुद्धि बस यही लगाना था, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करते तो माथा का तार झनझन आ जाता। देखिए कहा कि 1.5 वर्ष के लिए 8% के दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। अरे यहां देखिए, अच्छा कहा 1.5 वर्ष के लिए 8% के दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, सुनिए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है ये 228 रुपया है। कब, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसको पकड़िए, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 228 रुपया। तो मेरे प्यारे भाई आप बताना, एसआई तो हर साल इक्वल मिलता है, तो 8% के दर से 1.5 साल का साधारण ब्याज, 8% के दर से 1 साल का तो 8%, हाफ ईयर का 4, तो 8 4 12%। अब सीआई निकालते हैं, आप बताना अर्धवार्षिक है, 6 माही है, यानी हर 6 महीना पे ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 माही के लिए रेट आधा यानी क्या % हो जाएगा, 4%। टाइम 1.5 साल है, 2 गुना यानी कि 3 साल हो जाएगा। अब 4% के दर से 3 साल का सीआई निकालना है, तो 3 साल का सीआई जब भी निकालना हो ना, 3 साल का सीआई जब भी निकालना हो तो हमेशा कैसे निकालिएगा सर, उसका फॉर्मूला और भी बहुत तरीका होता है, लेकिन अगर छोटा न्यूमेरिकल है ना तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, r³ 3r² 0.3r, और इन दोनों को हमेशा 2 डिजिट के रूप में लिखना है। तो सर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 0.4 तिया 12%, कितना % हो गया सीआई। और इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, डिफरेंस दिया है 228 का, पर सर यहां डिफरेंस कितना है, तो 0.4864% का। मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू निकालना, % से % तो कटिए ना जाएगा। अब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर चिपक जाएगा,
अब काटा पिट्टी मचा दीजिए, 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 एकम 4 दूना, 4 एकम 4 चौक 4 छक 24 ना, 4 छक 24, 19 तिया 57, 19 से काटिएगा, 19 छक 114, 19 छक 114, 19 चौक 76, 64, 4 से 16 बार में, 4 से 25 बार में, 16 से काटिएगा, 16 छक 96, 4 जीरो, 16 दूना 32, 8 जीरो 16 पचे 80। अब पूरा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से ही कर लेते हैं। 5 पचे 25, 5 तिया 15, इकाई अंक पे 5 अंक, ये ऑप्शन डी है ना। यूनिट डिजिट अलग अलग था। देखिए कहा 3 क्लास छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 7, 8 है। कहा प्रत्येक क्लास में 6 छात्रों की वृद्धि होती है तो रेशियो 11, 23। और यार का 6 छात्रों की वृद्धि होती है, अनुपात 11, 23, 26 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों क्लास में छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, हर क्लास में 6 बच्चा का वृद्धि हुआ, यानी एक्चुअल में समान वृद्धि हुआ तो अनुपात में भी समान वृद्धि होना चाहिए। देखिए तो यहाँ 3 है, हो गया 11, कितने का वृद्धि हो गया? आप बोलेंगे सर 8 का। 7 से हो गया 23, कितने का वृद्धि हो गया सर? तो आप बोलेंगे सर कितने का वृद्धि हो गया? 16 का। तो वृद्धि तो सेम नहीं हो रहा है अनुपात में, तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने का तरीका है कि ऊपर वाला किसी भी 2 के अंतर से, कोई भी 2 उठा लीजिए, जो दिल करे वो, इन दोनों के अंतर से नीचे वाला में गुना और नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना। कोई भी 2 उठाइएगा, ऐसा नहीं यही दोनों, इन दोनों के अंतर से नीचे वाला में, या इन दोनों के अंतर से नीचे, किसी भी 2 के अंतर से नीचे वाला में गुना और नीचे वाला 2 के अंतर से ऊपर वाला में गुना। पर यह ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला में अगर फर्स्ट और सेकंड का अंतर से गुना ले रहे हैं तो नीचे भी फर्स्ट और सेकंड का ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहां डिफरेंस कितना है? 4 का। तो 4 से नीचे करिए तो 11 चौक 44, 23 चौक 92 और 26 चौक 104 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला का अंतर कितना है सर? 11 और 23 का अंतर 12, 12 से ऊपर 12 तिया 36, सर 12 सते 84, 12 8 96। देखिए तो यहाँ अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 8 का। यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का। अनुपात में अंतर है 8 का, पर एक्चुअल में वृद्धि हुआ है कितने का? 6 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6/8। 1 यूनिट बराबर इतना। तो पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या पहले कितना था? वृद्धि के बाद ये है, वृद्धि से पहले ये वाला। तो 6 4 10 6 16, 9 9 18, 18 3 21। तो 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, 8 7 56, 27 छक। हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा अपना बुद्धि दौड़ाइए। 1 2 3 4 5 है, यहाँ 3 4 5 6 7 है। तो सर यहाँ 9 के पावर 2 कॉमन कर ले, इससे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 9 के पावर 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 9 के पावर 1 बचेगा। चूंकि बेस सेम, बीच में गुना पावर जुट के 3 है ना, हो जाएगा। अब यहाँ 9 के पावर 4 है, 2 ठो कॉमन कर लिए हैं तो बचेगा 2 ठो। यहाँ पर क्या ठो बचेगा? 3 ठो। और यहाँ पे 4 ठो और यहाँ पे 5 ठो। अब बट्टा में तो ये एज इट इज रह जाएगा, यही वाला चीज़ है ना नीचे। और पूरे के पावर में कितना है? 1/2। तो ये कट जाएगा सर। 9 के पावर 2 और कंप्लीट के पावर 1/2। पावर पावर गुना होता है, 2 गुना 1/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए का पिछले वर्ष किसी परीक्षा में विद्यालय ए से 300 छात्र शामिल हुए हैं। अच्छा, ए से कितने बच्चे शामिल हुए हैं? 300, ठीक है ना। अब आगे कहा कि सर 33 से 1/3% छात्र फेल हो गए। सर टोटल जितने बच्चे शामिल हुए हैं ना ऐसे, उनमें से 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1/3 बच्चा फेल हो गया। तो 300 का 1/3 यानी 100 बच्चा फेल हो गया। 300 में से 100 को फेल हो गया तो पास हो गया क्या? वो 200। चलिए आगे। आगे कहा उसी परीक्षा में विद्यालय बी से 480 बच्चा शामिल हुआ। विद्यालय बी से कितने बच्चे शामिल हुए सर? 480 बच्चे।
का विद्यालय ए और बी से कुल 60% पास कर गया। अच्छा, ए और बी को मिलाकर 60% बच्चा पास कर गया, तो ए से 300 बच्चा, बी से 480 बच्चा, दोनों को मिलाकर 780 या टोटल 60% बच्चा पास कर गया। तो 780 का 60%, 6 अठे 48, 6 सते 42, 4 46, 468 बच्चा पास किया है। ए और बी दोनों विद्यालय को मिलाकर 468 बच्चा पास किया है, जिसमें से सर 200 बच्चा तो बी ए का ना पास किया है। ए से पास होने वाले बच्चों का संख्या कितना है? 200, और ए और बी को मिलाकर 468 बच्चा। तो बताइए बी का क्या बच्चा पास किया होगा? तो आप बोलेंगे सर 268 बच्चा पास कर गया। बी में टोटल बच्चा कितना है? 480, पास कर गया 268, तो बाकी बच्चा फेल किया होगा। तो फेल कर गया है कितना बच्चा? तो 212 बच्चा। सर 212 बच्चा फेल कर गया है, टोटल क्या गो में से? तो 480 में से, परसेंट 100 से गुना। 4 से काटिएगा 1 2 0, 4 पचे 20, 4 तिया 12। सर काटिएगा 20 छक 20 पचे, तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26, 6, तो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 44 से 1/6, ऑप्शन डी। का एक पेन 26 में बेचने पर यानी ये विक्रय मूल्य दिया है सर 26 का, व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग के बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य का 1/14 भाग हानि होता है, यानी कि क्रय मूल्य है 14, लॉस हुआ है 1 का। तो बताइए बेचा होगा कितना में? तो आप बोलेंगे सर 13 में, और विक्रय मूल्य है 26, तो 13 यूनिट बराबर 26, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 2। सवाल का पेन का क्रय मूल्य यानी कि 14 यूनिट का वैल्यू कितना? 28। चलिए यार लास्ट सवाल है। का एक आदमी नाव चलाकर 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और 10 घंटे में वापिस आता है। 100 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर गया और वहां से वापिस आ गया। डायरेक्शन क्लियर नहीं किया है कि धारा के दिशा में गया है या धारा के अपोजिट दिशा में, लेकिन दो ही कंडीशन पॉसिबल है। या तो आप धारा के दिशा में गए होंगे, अगर धारा के दिशा में गए होंगे तो आना पड़ेगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर धारा के अपोजिट गए होंगे तो आना पड़ेगा धारा के दिशा में। यही दो केस ना पॉसिबल हो सकता है। अब आगे कहा कि वह समान समय में, ये इंपॉर्टेंट है सर, समान समय में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर या धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर नाव चलाता है, तो धारा की गति। आप बताइए टाइम सेम है सर, कहा समान समय में धारा के दिशा में, अनुकूल यानी धारा के दिशा में 12 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत डायरेक्शन में वह जाता है 8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। और आप सबको पता है कि सर अगर समय सेम रहता है ना, टाइम अगर इक्वल है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, यानी स्पीड हो जाएगा 12:8। अच्छा ये भी आप सबको पता है सर, अगर दो संख्या का योग मालूम है और उन दोनों का अंतर मालूम है, बड़ा वाला निकालेंगे ना सर तो जोड़कर 2 से भागा, 12 8 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, और छोटा वाला निकालेंगे ना सर तो घटाकर 2 से भाग, 12 में से 8 गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, रेशियो लीजिए तो 5:1 हो गया। यानी बोट का स्पीड 5x है, वाटर का स्पीड x है। अब ऊपर वाला लाइन पे चलिए, का 100 किलोमीटर गए और आ गए तो टाइम लगा है 10 घंटा। आप बताइए 100 किलोमीटर, सपोज मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर धारा के डायरेक्शन में गए, तो 100 किलोमीटर अगर धारा के दिशा में गए तो समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में गए तो चाल जुटेगा। अब वहां से आ रहे होंगे 100 किलोमीटर तो अपोजिट आ रहे होंगे, तो आने में समय कितना? दूरी बट्टा चाला। अपोजिट है तो चाल घटेगा कितना? 4x। सर जाने में टाइम इतना, आने में इतना, जावन आवन मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना? 10। अब इसको काटने का जरूरत नहीं है, 6 और 4 12 एलसीएम हो जाएगा। 6 दूना 100 दूना 200, 4 तिया 300, 200 और 300 कितना? 500 बराबर 100। 10 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 25 12, 2 छक 12, क्रॉस करिएगा तो x उधर चला जाएगा, इधर बच जाएगा कितना? 25/6। x का वैल्यू 25/6। सवाल कहा कि धारा की चाल बताइए। धारा का चाल यानी 1 गुना x से ना होगा, तो x का वैल्यू पूछा और कितना हो जाएगा? 25/6। ओके तो चले यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।